फिर से एक बार सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि क्लासेस बंद रहेंगी। तो समझो कि अब बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। पटना के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारी बातें हैं कि सर ये नहीं, सर वो नहीं, सर 9 नहीं, सर 13 नहीं, लेकिन उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग लाइट को एंड करेंगे। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, सीबी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के अध्ययन के लिए सन 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज लिया था। सीबी रमन के प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 28 फरवरी 1928 को किया गया था। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए 1954 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, हेलो, आवाज नहीं जा रही है? सर आवाज जा रही है तो जल्दी से यस टाइप कर दो। फिर डेट बढ़ गया। हेलो हेलो सर, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, ये सीबी रमन साहब ने प्रकीर्णन प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज लिया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। विवर्तन क्या है? विवर्तन क्या है सर? जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, दिस इज द सन, ये सूर्य है और इसकी किरणें ये मान लो, ध्यान देना सर, ये बहुत छोटा अवरोध है। मान लेते हैं कोई पंछी है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है लेकिन इसकी कोई छाया नहीं बन रही है, इसकी कोई छाया नहीं बन रही है। यह सूर्य का प्रकाश है जो इस छोटी सी पंछी पर पड़ रहा है लेकिन इसकी छाया नहीं बन रही है। ठीक है, हम सारे बैचेस के बारे में अभी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं सर, आपको टेंशन नहीं लेना है। यह सूर्य का प्रकाश है, इस पर सर ये छोटी सी पंछी है, इस पर जब यह सूर्य का प्रकाश पड़ता है इसका कोई छाया नहीं बनता है पृथ्वी पर। अभी नहीं, सारा कोई बात नहीं, हम गुद्दे नाम कर देंगे। तो कहते हैं कि अगर यह सूर्य का प्रकाश है और इसका पूरा प्रतिबिंब पृथ्वी पर नहीं बन पा रहा है, इस छोटी सी चिड़िया का अगर प्रतिबिंब पृथ्वी पर नहीं बन पा रहा है तो इसका छाया पृथ्वी पर नहीं बन पा रहा है, तो कहते हैं बहुत छोटे से अवरोध के किनारे से टकराकर प्रकाश का उसकी छाया में प्रवेश करके उसकी छाया को मिटा देना, यही क्या है? विवर्तन है। इसी के कारण बंद कमरे में आप देखिएगा, कोई अगर बंद कमरा है, अगर आप उसमें बात कर रहे हैं ना, मान लो कि कोई औरत मर्द बात कर रहा है और तू बाहर में कान लगा के ऐसे सुनेगा तो तू सुन लेगा कि बात कर रहा है फुसुर फुसुर, लेकिन देख नहीं पाएगा, क्योंकि खिड़की दरवाजों के किनारे से प्रकाश का विवर्तन हो जाता है लेकिन ध्वनि का विवर्तन नहीं हो पाता है। कहते हैं बहुत छोटे अवरोध के किनारे से टकराकर प्रकाश का बाहर निकलना विवर्तन कहलाता है। खिड़की दरवाजों के किनारे से टकराकर प्रकाश का बाहर निकलना विवर्तन कहलाता है। ठीक है, जिससे प्रकाश तो, ध्वनि तो निकल जाती है लेकिन प्रकाश नहीं निकल पाता, इसलिए कहते हैं प्रकाश का विवर्तन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए खिड़की दरवाजे का किनारा बहुत पतला होना चाहिए। ध्वनि निकल जाता है, ध्वनि का विवर्तन हो जाता है उस पतले किनारे से, इसलिए हम सुन लेते हैं, लेकिन प्रकाश नहीं निकल पाता है क्योंकि प्रकाश का विवर्तन संभव नहीं है। उसके विवर्तन के लिए खिड़की दरवाजे का जो किनारा होना चाहिए वो 10⁻⁷ मीटर पतला होना चाहिए, जो नेचर में संभव नहीं है। बाल के, आपका बाल जितना पतला है उसके 10वें हिस्से के बराबर पतला होना चाहिए, जो नेचर में संभव नहीं है। तो कहते हैं सर, गौर फरमाइएगा, बहुत छोटे अवरोध के किनारे से टकराकर प्रकाश का बाहर निकलना या किसी भी तरंग का बाहर निकलना विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन तो हो जाता है, ध्वनि का विवर्तन तो हो जाता है लेकिन प्रकाश का नहीं होता। प्रकाश के विवर्तन के लिए 10⁻⁷ मीटर पतला खिड़की दरवाजे का किनारा होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। जो कि संभव नहीं है। इसीलिए बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। कहते हैं सर कि
इस घटना की खोज फ्रॉनहोफर ने किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन विवर्तन की घटना की खोज फ्रॉनहोफर ने किया था। इसके अनुसार बहुत छोटे अवरोध से टकराकर प्रकाश का उसकी छाया में प्रवेश करना विवर्तन कहलाता है। देखो ये बहुत छोटा अवरोध है, इससे टकराकर प्रकाश इसकी छाया में प्रवेश कर जाता है, यह विवर्तन कहलाता है। सर इस पर हम आएंगे सर बाद में। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि ध्वनि का विवर्तन तो होता है लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं होता है। प्रकाश के विवर्तन के लिए 10⁻7 मीटर का अवरोध होना चाहिए, जो सामान्य जीवन में संभव नहीं है। इसी कारण हम विवर्तन की घटना नहीं देख पाते हैं, परंतु दूरदर्शी और तारों का प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह न बनकर अस्पष्ट धब्बों की तरह बनता है, जिसका कारण विवर्तन है। सबको गुड इवनिंग। सर फिर से हम समझाते हैं विवर्तन क्या है। हमने कहा इसका एक और एग्जांपल आपके नोटबुक में नहीं लिखा हुआ होगा, इसका एक और एग्जांपल लिखिएगा। उड़ती हुई छोटी चिड़िया, उड़ती हुई छोटी चिड़िया का छाया पृथ्वी पर नहीं बनता विवर्तन के कारण। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए विवर्तन की खोज किसने की, तो कहेंगे फ्रॉनहोफर ने की। कहेगा बताइए विवर्तन जो है कि खोज किसने की, कहेंगे फ्रॉनहोफर ने की। कहेगा बताओ एगो औरत है एगो मर्द है, अब दोनों जो है फुसुर फुसुर कर रहा है, तो बाहर में हम सुन पाते हैं, किसके कारण, कहेगा विवर्तन के कारण। कहेगा देख नहीं पाते वो लोग की कर रहा है, कहेंगे विवर्तन के कारण। ठीक है। कहेगा उड़ती हुई छोटी पंछी की छाया पृथ्वी पर नहीं बन पाती है, किसके कारण, कहेंगे विवर्तन के कारण। विवर्तन क्या है, बहुत छोटे से अवरोध के किनारे से टकराकर प्रकाश का उसकी छाया में प्रवेश कर जाना विवर्तन कहलाता है। अभी तुरंत स्टार्ट हुआ है, न्यू चैप्टर कल से स्टार्ट होगा सर। आज हम लोग लाइट को कंप्लीट करेंगे। प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। अवरोध का आकार बहुत ही छोटा होना चाहिए, बड़ा होगा तो छाया बन जाएगा, तब उसकी छाया में प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो विवर्तन नहीं होगा। ठीक है। डीजल मैकेनिक सर हम सब बता देंगे, अभी आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले लेकिन पढ़ लीजिए, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ध्रुवन क्या है, हम आपको ध्वनि में भी ध्रुवन पढ़ाए थे, याद है। हमने आपको कहा था कि व्हाट इज ध्रुवन। ध्रुवन कहते हैं मेरे दोस्त किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में मुड़ना ध्रुवन कहलाता है। किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में मुड़ना ध्रुवन कहलाता है। जैसे हम अगर प्रकाश ऐसे टॉर्च मार रहे हैं मेरे दोस्त, अगर मान लो कि हम ऐसे टॉर्च मार रहे हैं, अरे भाई पढ़ ले, पीरियोडिक टेबल छोटा लाखों बच्चों ने पढ़ लिया, पहले वीडियो का व्यूज 1,20,000 है, लेकिन तू नहीं पढ़ेगा क्योंकि तू दुष्ट है, तुमको यही चाहिए पीरियोडिक टेबल। लाखों बच्चों ने पढ़ लिया, 1,20,000 बच्चों ने पढ़ लिया, लेकिन आप इस भाई की बात सुन लो तो पीरियोडिक टेबल कहां हुआ सर। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम सर यहां भी वीडियो अवेलेबल करवा देंगे, ऐप पे भी। पहले यार पढ़ लो। कहते हैं किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में मुड़ना ध्रुवन कहलाता है। जैसे आप अगर ऐसे टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जलाते हैं तो सर मान लेते हैं हमको अलाउद्दीन पर टॉर्च देना है तो अलाउद्दीन पर टॉर्च पड़ेगा, मान लेते हैं हमको फखरुद्दीन पर टॉर्च देना है तो फखरुद्दीन पर पड़ेगा, मान लेते हैं हम अनीता पर टॉर्च देना है तो अनीता पर पड़ेगा। तो हम प्रकाश को किसी खास दिशा में मोड़ के भेज सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि ध्वनि को एक निश्चित दिशा में भेज दे तो हम नहीं भेज पाते हैं। इसलिए ध्वनि को निश्चित दिशा में नहीं भेज पाते, इसलिए कहते हैं ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती।
इसलिए कहते हैं ध्वनि के साथ ध्रुवण की घटना नहीं होती। क्यों? क्योंकि ध्वनि को निश्चित दिशा में नहीं भेजा सकता। हम कहेंगे यहां बोल रहे हैं, आप बहुत सारे लोग हैं, हम कहेंगे खाली अलाउद्दीन के कान में जाए तो नहीं होगा, लेकिन प्रकाश को कहेंगे खाली अलाउद्दीन पर जाए तो हो जाएगा। इसका मतलब प्रकाश को किसी निश्चित दिशा में भेजा जा सकता है, जबकि ध्वनि को निश्चित दिशा में नहीं भेजा जा सकता। इसलिए ध्वनि के साथ ध्रुवण की घटना नहीं होती है, जबकि प्रकाश के साथ ध्रुवण की घटना होती है। तुमको अगर बड़ी फास्ट पढ़ा दिए सर, फिर से सुनो। कहते हैं मेरे दोस्त, लाइट का पार्ट 6 अपलोड नहीं हुआ है, हो गया है ना? 6 चेक कर लो एक बार। कहते हैं अगर किसी भी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेज दिया जाए तो यह घटना ध्रुवण कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है मेरे दोस्त? यह घटना ध्रुवण कहलाती है। पार्ट 7, यह घटना ध्रुवण कहलाती है। किसी भी तरंग को, चाहे वो ध्वनि तरंग हो या प्रकाश तरंग, तो प्रकाश को किसी निश्चित दिशा में भेजा जा सकता है, अर्थात प्रकाश के साथ ध्रुवण की घटना होगी। प्रकाश के साथ प्रकाश चला अनुप्रस्थ है, प्रकाश अनुप्रस्थ है, इसके साथ ध्रुवण की घटना होगी। जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य है, इसके साथ ध्रुवण की घटना नहीं होगी, इसके साथ ध्रुवण की घटना नहीं होगी। ध्यान देना मेरे दोस्त, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इसके साथ ध्रुवण की घटना होगी, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, इसके साथ ध्रुवण की घटना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि को किसी निश्चित दिशा में आप नहीं भेज सकते। कहेंगे खाली अलाउद्दीन के पास जाओ तो नहीं होगा, फखरुद्दीन के पास जाओ तो नहीं होगा, तो बुलाओ। यानी प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग है, इसके साथ ध्रुवण की घटना होगी। जन चाहेंगे उधर भेज देंगे, अब जिधर चाहें उधर मोड़ दे तो यही घटना ध्रुवण है। जबकि ध्वनि को जिधर चाहें उधर हम नहीं मोड़ सकते, यह घटना ध्रुवण, इसके साथ ध्रुवण नहीं होता है। कहते हैं पोलराइजेशन, किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में भेज जाना ध्रुवण कहलाता है। किसी तरंग को मोड़कर किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवण कहलाता है। ऐसी तरंग ध्रुवित तरंग कहलाती है। ध्वनि तरंग या अनुदैर्घ्य तरंग को किसी खास दिशा में मोड़ना संभव नहीं है, इसलिए इसके साथ ध्रुवण की घटना नहीं होती है। प्रकाश तरंग या अनुप्रस्थ तरंग को किसी खास दिशा में मोड़ना संभव है, इसलिए इसके साथ ध्रुवण की घटना होती है। एएलपी का बैच कल से शुरू हो जाएगा, एकदम टेंशन। एएलपी, ट्रेड, जीडी, साइंस सब कल से हम स्टार्ट कर देंगे सर आपका, एकदम टेंशन नहीं लेना है। किसी तरंग को मोड़कर किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवण कहलाता है, तथा ऐसी तरंग को ध्रुवित तरंग कहते हैं। कहते हैं ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, इसके साथ ध्रुवण की घटना होती है। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं? इसका उदाहरण है सर होलोग्राम या होलीग्राफी। आप जो देखते हैं होलोग्राम चिपका हुआ होता है किताब पर, आप देखिएगा ऐसे ऐसे कीजिएगा, चमकेगा, तो किसी खास दिशा में ही प्रकाश आता है, इसीलिए हम कहते हैं होलोग्राम या होलीग्राफी का चमकना ध्रुवण की घटना पर आधारित है। 3D मूवी आप देखते हैं, 3D मतलब 3 डायमेंशनल मूवी। 3 डायमेंशन मतलब एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है खड़ी जेड एक्सिस। पहले का जो सिनेमा था उसमें सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखता था, मतलब आप कितने लंबे हैं और आप कितने चौड़े हैं। लेकिन अब पिछवाड़ा भी दिखता है कि आप कितने पिछवाड़े वाले हैं। यह घटना ध्रुवण है। क्यों? क्योंकि ये जो जेड एक्सिस का प्रकाश है वो आप तक पहुंचता है। हम लोग कहते हैं 3D मूवी है, बाप रे बाप, पतो चलता है कि पिछवाड़ा कितना बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो जेड एक्सिस का प्रकाश आप तक पहुंचा देता है। यही घटना ध्रुवण है। ठीक है? कहते हैं मेरे दोस्त 3D मूवीज, होलोग्राम या होलीग्राफी का चमकना यह ध्रुवण है। अब ध्यान देना, हमने अभी आपको कहा कि ध्वनि और प्रकाश में, ध्वनि में ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि प्रकाश को निश्चित दिशा में मोड़ा जा सकता है, इसके साथ ध्रुवण की घटना होती है।
ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती, जबकि प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है। तो ध्वनि, और जैसे हमारे पास पूंछ नहीं है, हमारा पूंछ है रे, आजकल इतना उदास क्यों रहते हैं? चला सबको देखते हैं तो उदास हो जाते हैं। बड़ा मतलब बहुत बहुत गंभीर समस्या है। चला आज समझो कि हम अपने स्टाफ तक को मतलब पेमेंट कहां से देंगे, रूम रेंट कहां से लाएंगे। मेरा सर पर मंथ का यहां का खर्च है 6 to 7 lakhs पर मंथ का। क्या होगा, कैसे होगा, और किसी को तुम कहां से पेमेंट लाके दोगे और क्या उसको बोलोगे, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन मतलब अब तुम बोलोगे कि सर आपने तो बहुत पैसे रखे हैं। हाँ, 2-3 कोर्स तो हमारे बिके हैं सर 99 के। और अगर तुमको लगता है कि हम बहुत सारा लूट के रखे हैं तो उनको 299 रुपए हम पढ़ा रहे हैं, 99 रुपए हम पढ़ा रहे हैं। 100 तरह के खर्चे हैं सर। यहां रेंट ही इतना महंगा है, समझो कि लगभग 4 लाख रुपए के आसपास का रेंट, जहां मेरी कोचिंग है। अब ध्यान देना, खैर छोड़ो जाने। हमने तुमको क्या कहा कि मेरे पास मान लो पूंछ है, नहीं है, सॉरी मेरे पास पूंछ नहीं है, कुत्ता के पास पूंछ है, तो मेरे और कुत्ते में क्या अंतर है? भैया पूंछ का अंतर है, पूंछ के द्वारा अंतर कर पाते हैं। तो ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं होती, प्रकाश में ध्रुवन की घटना होती है। तो ध्रुवन की घटना के द्वारा ध्वनि और प्रकाश में अंतर कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर, अंदर तरंग को तब आपके पास पूंछ होती है, अभी भी हनुमान जी की तरह कोरोना जला देते हैं। हाँ एकदम, मेरे पास पूंछ होती तो पक्का जला देते। देखो आज ये लड़का आया, कहां से आया हो भाई? मैंने इधर आओ, तब सब चुकता कर देंगे। वेरी गुड। देखो ये भाई मेरा जमुई से आया है, जमुई से आया है जी सर। तो यहाँ क्या करने आया है? एग्जाम देने आया है सर। क्या चीज का एग्जाम है? CHSL का सर। अब बताओ, होटल्स बंद हो गए, सारे होटल आज से बंद हो गए, ठीक है? और अरे सर, और ये बच्चा अब रहेगा कहां? तो ये बच्चा मेरे पास रहता है। तुम यहां कैसे पहुंचा? सर मतलब पता आपका बताए थे, एक तो वीडियो आप अपलोड किए थे यहीं रूम के बारे में, इसीलिए हम वही पता पर आए सर। 2 बच्चा और आए हैं, बुलाओ उसको। देखो मतलब अब ये भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि यहां तुम आया तो कोई प्रॉब्लम हुआ तुमको? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आ जा। देखो 2 बच्चे अभी और आए हैं। तुम लोग भी यहीं आए हो क्या? यहां आए तो तुम लोग को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा कि मतलब इधर आ जाओ, इधर। तुम कहां से आए हैं? सर बक्सर से आए हैं। आप कहां से आए हैं सर? सर मुजफ्फरपुर से। तो आप लोग को यहाँ के बारे में कैसे पता चला? सर मेरे भैया बताएं, वो आपको सर क्लास करते हैं डेली। आप हमसे नहीं पढ़ते हैं? सर नहीं, मेरा सर 12th हुआ था। अच्छा, देखिए ये मेरे स्टूडेंट भी नहीं है, हम कोई आपसे ये पूछा भी नहीं होगा कि आप मेरे स्टूडेंट हैं कि नहीं है, बस आप आए होंगे और आपको रूम मिल गया होगा। क्या चीज का एग्जाम है? सर NDA का। NDA का एग्जाम है जी। कब है पेपर? सर आज हुआ है, तो सर जाने में लेट हो गया। अच्छा, जाने में लेट हो गया इसलिए आज रुक गए। अच्छा, आपका क्या चीज का पेपर है? CHSL का सर। कब है पेपर? कल सुबह 7:30 बजे से सर। अच्छा, आज तो ऐसा हो गया कि बिहार में समझो कि होटल्स को भी बंद कर दिया गया और सारे बच्चे लगभग चले गए हैं पटना से। लेकिन कोई बात नहीं, आपका सर घर अभी भी पटना में है, आपको यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर हम जिंदा हैं तो, हम मर गए तब तो कोई बात नहीं है। आपको यहाँ सर कोई दिक्कत हो रही है क्या? सर आपका वीडियो देखेगा, आपका घर आपका एक पटना में है, वही वीडियो देखकर हम आए हैं यहाँ पर। सर हम क्लास भी करते हैं सर रेगुलर, आपका धुरीना पर भी करते हैं सर, हम रेगुलर आपका क्लास करते हैं सर हम। सर मैं झूठा नहीं हूं, ऐसा नहीं। बहुत सारे बच्चे, देखो 1-2 बच्चे उसमें कमेंट्स किए, हमको बहुत हर्ट हुआ। वहां बच्चों ने लिखा कि ये तो सिर्फ दिखावा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो अब तुम ये भी सोच रहा होगा कि हो सकता है कि सर ने वो अपने ही स्टाफ को बुला लिया हो और दिखा दिया हो कि ये लोग रहने। आप लोगों के पास एडमिट कार्ड है क्या? बैग में रखे हुए, कोई बात नहीं। अरे हमको सर, ये बच्चे सर जो 1-2 गंदा बात बोलते हैं ना, तो यहाँ इधर आके लगता है सर। नहीं सर, आप बहुत अच्छे मैं अच्छा हूं, ये मैं साबित करके रहूंगा। और एक दिन तू बोलेगा कि इस बंदा बहुत सच्चा था, मेरे मरने के बाद ही बोलेगा, लेकिन बोलेगा जरूर। हो सकता है मैं जल रहा होऊंगा और तू वहां बैठ के चर्चा कर रहा होगा कि आज भाई मेरा चला गया। कोई बात नहीं सर, आप लोग सर
आराम कीजिए और फिर सब कुछ दिख ही गया होगा, बाथरूम टॉयलेट सारा कुछ है, और ऊपर में रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खा लेना है, ठीक है, वहाँ बोला हुआ है, आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग आराम कीजिए, थैंक यू। इस कोरोना काल में समझो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है बच्चा लोग, लेकिन फिर भी चलो मेरे से जितना एक दो बच्चों का हमने कमेंट्स देखा सर कि नहीं ये तो बहुत बड़ा ठग है, ये तो ठगता है, ये करता है, वो करता है, पता नहीं यार, समझ में नहीं आता कि अब क्या करने, साला गर्दनों काट देंगे तो पता चला कि बच्चा कहेगा गर्दन ठीक से कटा नहीं। एक दो बच्चे ऐसे भी हैं सर, गर्दन काट दोगे ना तो कहेगा गर्दन ठीक से कटा नहीं यार, इधर थोड़ा बचा हुआ है, तो बड़ा मतलब अजीब फील होता है। क्या करें यार, इंसान है, इंसान के प्रति प्यार है और वो रहेगा, चाहे मेरी गर्दन कट क्यों नहीं जाए, ठीक है, बट बस यही आई लव यू पे तो जान लुटाने का मन करता है यार। लेकिन कुछ बच्चे हैं चला बड़ा गंदा बोल देते हैं, बहुत हर्ट, बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं कि मैं यार जेन्युइन आदमी हूं, तू बिलीव कर एक दिन तू बोलेगा कि तू जेन्युइन आदमी है यार, तू मेरे को बोलेगा ये बात, चाहे मेरे मरने के बाद बोल या मरने से पहले बोल, मैं तेरे से बुलवा लूंगा, क्योंकि हमको पता है कि आपकी ही रहने की बात सुनकर यू आर ग्रेट, वेरी गुड, तुम ही लोग मेरा तारीफ करता तो हमको अच्छा लगता, आई फील गुड। देखो खैर कोई बात नहीं सर, लोगों अभी तो हम और भी कुछ करने वाले हैं, बहुत सारा चीज अभी देखो, मैं अपने गांव के लिए लगभग, अभी मैं सब चीज का वीडियो नहीं बनाता हूं इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे, अभी मैंने अपने गांव में 10,000 मास्क भिजवा दिए हैं और बंटवा दिए हैं, तो वहां के लोग क्या कहते हैं पता है, नीतीश कुमार ने इसको मास्क का टेंडर दिया है, लगता है पूरा माल कमाया है और थोड़ा बहुत बांट दिया है, क्या करें यार, समझ में नहीं आता है। अब सोचो 10,000 मास्क हम भिजवाएं अपने गांव, और हम सोचे कि भिजवा देते हैं, तो कुछ लोगों का कहना यह हुआ कि नहीं मत भिजवाओ, अभी है पड़ा हुआ है, हमको भेजना है, तो इसलिए कि लोग, पापा भी बोले कि मत भिजवाओ, क्योंकि अगर मास्क 10,000 जाएगा तो सारे लोग ये बोलेंगे कि ये नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट था, सारा पैसा ही खा गया होगा, अब कुछ मास्क जो है भेज दिया और सब पैसा खा गए। एक बार हम अपने गांव में आम का पेड़ लगवाने का सोचे, हम सोचे कि पूरा वर्ल्ड में मेरा गांव आम के लिए जाना जाए, हम सोचे 1 लाख पेड़ लगवा देंगे, पता है क्या हुआ, आम का पेड़ लाए 1,000, उस टाइम हम उतना नहीं कमाते थे, तो 1,000 हम सोचे स्टार्ट करते हैं, हर 6 महीना पे कर लेंगे, तो हम सोचे कि हर 6 महीना पे आएंगे तो 1,000 2,000 करके 3,000 करके पेड़ लगाते जाएंगे, 500 पेड़ लाइन चला, पूरा गांव का आदमी आ गया वो पेड़ लेने के लिए, जबकि हमको एक टोला भर ही लगाना था, टोला बाई टोला लगाते, उतना पैसा मेरे पास भी नहीं था, और कोई मुंडी पकड़ता था, कोई जड़ पकड़ता था, कोई बीच में पकड़ता था, सिचुएशन ये हो गया कि हम नहीं हटते, जो हम बांट रहे थे हम लोग 4 दोस्त, तो हमको सब मिलके मारता। पापा बोले कि इज्जत प्रतिष्ठा अगर बचाना है तो हट जाओ, हम हट गए, सब लूट लिया, और लूट के 1 घंटा के बाद सारे लोग अपना अपना आधार कार्ड, अपने बेटे का आधार कार्ड, अपने दादाजी का आधार कार्ड, अपने दादी का आधार कार्ड लेके आए कि नीतीश कुमार को हम लोग वोट नहीं दिए थे, वो आम के पेड़ भेजे, आप लोग क्या किए, सब खा गए। कहता है कि ये जो कार देख रहे हो ना, ये जो घर बनाया है पटना में घर, इतना जल्दी पैसा कहां से आ जाता है, ये सब आम का पैसा है, आम के पेड़ में ही सब बचा लिए। उसके बाद मैंने अपने गांव के लिए यहां सोचा कि कोई भी बंदा अगर बीमार पड़ता तो उसको मेरे पास भेज दो, मैं सब इलाज सबकी करवा दूंगा। गांव में मैंने सोचा कि मेरी बुक की जो रॉयल्टी आती है उससे मैं एक स्कूल चला दूंगा, 100 रुपए में कॉन्वेंट चला दूंगा मैं। पता है लोगों ने क्या कहा, अरे ये तो पटना से जब आ रहा था ना, तो पटना से जब आ रहा था तो इसको एक बूढ़े आदमी का बैग मिल गया, और वो बैग लेके ही उतर गया, उसमें करोड़ों रुपए थे, इसीलिए ये इतना होशियार बन के लुटा रहा है। मगर हम दिल टूट जाता है। अब उस आदमी को तुम क्या बोलोगे, अगर लोग ये भी हमने कहा कि स्कूल खोल देंगे, हमने कहा अनूप जी की स्कूल खोल देंगे, तो लोगों ने कहा अब उधर लूटा हुआ हो गया तब इधर लूटने आए हो। लगता है कि मां कसम गर्दन काट दें, अन्यथा उसका काट दें, अन्यथा अपना काट ले यार, कहीं जीने ही नहीं देगा लोग। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम अपने जिंदगी से खुश हैं और कोशिश, हमको जो दिल करेगा हम वही करेंगे। कहते हैं होलोग्राम या होलीग्राफी का चमकना, यह भी ध्रुवन है। वाहनों में पोलराइड का उपयोग किया जाता है। पोलराइड जानते हो, चला डीम डिपर, डीम डिपर जानते हो, जैसे ऐसे रोशनी आती है सर, तो ऐसे रोशनी आती है तो उसको ऐसे कर देता है, उसको हम डीम डिपर कहते हैं।
ये ऐसे है, उसको आप ऐसे कर दोगे, ये डिपर है। कहते हैं मेरे दोस्त कि अगर ये लाइट ऐसे है ना चला, तो प्रकाश को तुम ऐसे कर दो, ये डिपर है। पोलराइड उसी को कहते हैं डिपर। जैसे तुम गांव घर में देखना ट्रैक्टर वाला सब, वो डिपर ऊपर नहीं चलाता, गाड़ी चलाने लगा ना, भूम भूम चला रहा है, एकदम सामने वाला को कुछ दिखाई दे कि नहीं दे। जबकि रूल ये है कि जब आपके आगे से कोई गाड़ी क्रॉस करती है तो ड्राइवर को चकाचौंध, सामने वाले ड्राइवर को चकाचौंध से बचाने के लिए आप डिपर जलाइए, जिससे प्रकाश ऐसे जा रही है तो ऐसे हो जाएगी। यह घटना ध्रुवन है, ठीक है। कहते हैं मेरे दोस्त, वाहनों में पोलराइड का उपयोग किया जाता है हेडलाइट में, जिसके कारण चालक को चकाचौंध से बचाया जाता है, और यह भी ध्रुवन की घटना पर आधारित है। क्यों? क्योंकि प्रकाश को निश्चित दिशा, ऐसे जा रहा है प्रकाश ऐसे सीधे, और उसको निश्चित दिशा में नीचे भेज देता है, यही घटना तो ध्रुवन है। अब देखो, कहते हैं त्रिविमीय चलचित्र ध्रुवन की घटना पर आधारित है, 3D मूवी। ध्रुवन की घटना केवल प्रकाश तरंगों में होता है, क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि तरंग में यह घटना नहीं होता, क्योंकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य मतलब बोले थे हम सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब हम बोले थे सीधा, अनुप्रस्थ मतलब होता है टेढ़ा। अब देखो, अगला हम चलते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है सर? जब समान आयाम और आवृत्ति की दो तरंगे, एक तरंग ये हो गया। व्यतिकरण मतलब इंटरफेयर, इंटरफेयर मतलब एक दूसरे पर चढ़ जाना, एक दूसरे पर चढ़ जाना, यह व्यतिकरण है। एक दूसरे पर चढ़ जाना, इसको कॉल करो। एक दूसरे पर चढ़ जाना व्यतिकरण है। जैसे हम बात कर रहे हैं, आप पापा बात कर रहे हैं, बीच में कोई छटका छोड़ा आके कहता है टक टक टक, तो इंटरफेयर कर दिया। तो सर एक तरंग ये है और दूसरा तरंग ऐसे आता है, तो यह घटना व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, कहीं पर तीव्रता महत्तम होती है, कहीं पर शून्य होती है, कहीं पर तीव्रता महत्तम, कहीं पर शून्य होती है। और यह घटना की खोज आपको याद होगा, लाइट के शुरू वाले वीडियो में हम बताए थे कि इस घटना की खोज किसने की थी। यह जो व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस है, इसकी खोज आइंस्टाइन साहब ने की थी। नहीं, इसकी खोज यंग ने की थी। यंग ने व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो कहीं पर कंपन की कहीं पर तीव्रता शून्य और कहीं पर महत्तम, कहीं पर शून्य कहीं पर महत्तम होती है, यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। इसीलिए साबुन का बुलबुला कभी चमकता है कभी नहीं चमकता, कभी चमकता है कभी नहीं चमकता है। जल पर फैला मिट्टी का तेल कभी चमकता है कभी नहीं चमकता, कभी चमकता है कभी नहीं चमकता है। व्यतिकरण का उदाहरण कहता, देखो व्यतिकरण की खोज यंग ने की थी जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की। अब देखो, जैसे यह समान आवृत्ति और समान आयाम की है, एक ले लोगे बड़ा आयाम और बड़ा आवृत्ति, तो व्यतिकरण इंटरफेयर होवे नहीं करेगा। कहता जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो कहीं पर तीव्रता महत्तम और कहीं पर तीव्रता शून्य होती है, यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। कहीं पर तीव्रता महत्तम और कहीं पर तीव्रता शून्य होती है, और यह घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। अब देखो, व्यतिकरण के उदाहरण है वही, कभी कभी चमकेगा कभी नहीं चमकेगा, यह व्यतिकरण का उदाहरण है। पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना, जल पर फैले मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना, साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, गीली सड़क पर वाहनों से टपकती तेल की बूंदों का रंगीन दिखाई, जितना भी रंगीन दिखाई देता है कभी कभी चमकने वाला जितना एग्जांपल है सब व्यतिकरण। हाँ वही आमला रीठा से जो ना आता है, कश्यप पिंटू जी। इसके बाद है आपका प्रकाशीय यंत्र। देखिए सर, प्रकाशीय यंत्र का क्या मामला है, हम इसको अलग से पढ़ा देते हैं। देखिए, एक होता है सरल यंत्र, एक होता है यंत्र। लेंस की संख्या
लेंस की प्रकृति। एक होगा सर ये लेंस, इसको छोटा करते हैं क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। लेंस की संख्या को भी छोटा करते हैं। लेंस की संख्या, लेंस अब प्रतिबिंब। पहले सर हम लोग इसको देखेंगे। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ध्यान से पढ़ना चला, ये ना तो पढ़ोगे तो 2-3 पेज में होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, 6 को दिया हुआ होगा। खगोलीय, पार्थिव और गैलीलियो। एक होता है चला गैलीलियो का दूरदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में 1, संयुक्त में 2, सरल में 1, ध्यान देना, सरल सूक्ष्मदर्शी में 1, पार्थिव में 3, बाद बाकी में 2। लेंस की संख्या। छोटा केमिस्ट्री ऑलरेडी खत्म हो चुका है, एक चैप्टर बचा हुआ है, फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद पढ़ा देंगे, ठीक है। सरल में 1, पार्थिव में 3, बाद बाकी में 2। ध्यान देना एकदम आराम से। सरल में 1, पार्थिव में 3, बाद बाकी में 2। सब में उत्तल, इसमें भी उत्तल, इसमें भी उत्तल, इसमें भी उत्तल, इसमें भी उत्तल, इसमें उत्तल अवतल दोनों। सब में उत्तल, इसमें उत्तल अवतल दोनों। सब में काल्पनिक बड़ा, काल्पनिक बड़ा, इस सब में काल्पनिक बड़ा, इसमें भी काल्पनिक बड़ा, इसमें भी काल्पनिक बड़ा। सब में काल्पनिक बड़ा। ध्यान देना चला, इससे तुमको 40-45 को क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। काल्पनिक बड़ा 1 और 3 में सीधा, बाद बाकी में उल्टा। देखो हम बोले थे काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, लेकिन 1 रहेगा तब। 1 और 3 में सीधा, अब बाद बाकी में उल्टा। एक और 3 में सीधा, बाद बाकी में उल्टा। 1 और 3 में सीधा, बाद बाकी में उल्टा। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा फिर से। सरल में 1, पार्थिव में 3, बाद बाकी में 2। सरल में 1, पार्थिव में 3, बाद बाकी में 2। सरल में 1, पार्थिव 3, बाद बाकी 2। सरल 1, पार्थिव 3, बाद बाकी 2। सरल 1, पार्थिव 3, बाद बाकी 2। सरल 1, पार्थिव 3, बाद बाकी में 2। सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। सब में काल्पनिक बड़ा, सब में काल्पनिक बड़ा। 1 और 3 रहेगा सीधा, 1 और 3 रहेगा सीधा, बाद बाकी में उल्टा। ध्यान देना सर। सरल में 1, पार्थिव में 3, बाद बाकी में 2। सरल में 1, पार्थिव में 3, बाद बाकी 2। सरल 1, पार्थिव 3, बाद बाकी 2। सरल 1, पार्थिव 3, बाद बाकी 2। सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। सब में काल्पनिक बड़ा, काल्पनिक बड़ा, काल्पनिक बड़ा, काल्पनिक बड़ा। 1 और 3 रहेगा सीधा, बाद बाकी उल्टा। इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है।
ठीक है, हम फिर से पढ़ाते हैं, ध्यान देना। हम कैसे याद किए, हम कहते हैं भैया सरल में एक, पार्थिव में तीन, पार्थिव ऐसे भी पृथ्वी है, पृथ्वी भारी होता है तो ग्राम में 3 गो, सरल सिंपल है तो 1 गो, अब बाद बाकी सब में 2 गो, सब में उत्तल गलियों में उत्तल अवतल दोनों, सब में काल्पनिक बड़ा, क्योंकि काल्पनिक जब बड़ा नहीं बनेगा तो छोटा छोटा चीज को देखने वाला है, बड़ा नहीं बनेगा दिखाई कैसे देगा। और सब में 1 और 3 रहेगा तो सीधा बाद बाकी में उल्टा। तो देखो सब क्वेश्चन याद होगी, सरल में 1, पार्थिव में 3, बाद बाकी में 2, सब में उत्तल गलियों में उत्तल अवतल दोनों, सब में काल्पनिक बड़ा, 1 और 3 रहेगा सीधा, 2 रहेगा तो उल्टा। आंसर 42 क्वेश्चन खत्म। आपका वीडियो मैं और मेरे पापा दोनों देखते हैं। आज कुंदन जी क्या बात है। तब ध्यान देना, सरल में 1, पार्थिव में 3, बाद बाकी में 2, सब में उत्तल गलियों में उत्तल अवतल दोनों, सब में काल्पनिक बड़ा, सब में काल्पनिक बड़ा, 1 और 3 तो सीधा, 2 रहेगा तो उल्टा। अब यहां वो सारा डेटा आपके पास होगा। सरल में 1, पार्थिव में 3, बाद बाकी में 2, सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों, यहां थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। सब में काल्पनिक बड़ा, काल्पनिक बड़ा, काल्पनिक बड़ा, काल्पनिक बड़ा, काल्पनिक बड़ा, 1 और 3 रहेगा तो सीधा, 1 और 3 रहेगा तो सीधा, बाद बाकी सब में उल्टा। आइए आवर्धन क्षमता का सर एक को खाली सरल सूक्ष्मदर्शी का याद रखना है, बाद बाकी का याद रखने की जरूरत नहीं। m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, इसका न्यूमेरिकल भी है, हम आगे करेंगे अगला में। 1 और 3 रहेगा तो सीधा, और 2 और 4 रहेगा तो उल्टा, यानी ऑड नंबर रहेगा तो सीधा, इवन नंबर रहेगा तो उल्टा। देखो ये सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। तुमको जाने माने एगो चीज हम बताए हैं, m बराबर 1 प्लस डी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है जो कि 25 सेंटीमीटर होती है, अब मीटर में लोगे तो 0.25 मीटर होता है। अब 1 बाय एफ इज इक्वल टू पी होता है, टी हो जाएगा 1 बाय एफ, पी हो जाएगा तो पी इंटू डी हो जाएगा। इस सरल सूक्ष्मदर्शी का 1 प्लस डी बाय एफ, 1 बाय एफ हो जाएगा तो पी हो जाएगा पी इंटू डी, 1 प्लस पी इंटू डी। पी क्या है, पावर ऑफ ए लेंथ। डी क्या है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है या 0.25 मीटर होती है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, यानी एफ का मान दे दिया है तुमको 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड, के उत्तल लेंस का उपयोग होता है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, डी आवर्धन क्षमता है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, आवर्धन क्षमता कह रहा था डी का मान चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो डी का मान जो लेंगे वो भी सेंटीमीटर में लेंगे, 25 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, डी हो गया 25 और f हो, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि p नहीं दिया हुआ है, f हो गया चला 5, ये कितना हो जाएगा जल्दी जल्दी बता, 6, रिफ्रेश इट, 6 इज द आंसर। आते हैं नेक्स्ट में। सर आपको आवर्धन क्षमता जो है वो मात्रकहीन और विमाहीन है, हम पहले भी बताए हैं आपको कि आवर्धन क्षमता मात्रकहीन और विमाहीन नहीं पूछता है, चला इसको हाईलाइट कर लो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अभिदृश्यक मतलब होता है, एक होता है अभिदृश्यक, एक होता है नेत्रिका। जैसे जब चला 2 लेंस होते हैं ना, ध्यान देना, जैसे मान लो ये वस्तु है, ये वस्तु है और ये मान लो दूरदर्शी है जहां 2 लेंस लगा हुआ है और ये आंख है, तो आंख के तरफ जो लेंस होता है ना उसको नेत्रिका कहते हैं। अब वस्तु के तरफ जो लेंस होता है, वस्तु बोले तो ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्टिव या अभिदृश्यक कहते हैं। अभिदृश्यक या ऑब्जेक्टिव कहते हैं। नेत्रिका बोले तो आई, इसको हम आई पीस कहते हैं। तो किसी किसी में नेत्र के तरफ वाला बड़ा होता है और वस्तु के तरफ वाला छोटा होता है, और किसी किसी तरफ में उल्टा होता है। तो वही कहना चाह रहा है, आंख के तरफ वाला नेत्रिका होता है, वस्तु ऑब्जेक्ट के तरफ वाला ऑब्जेक्टिव यानी अभिदृश्यक होता है। ये अभिदृश्यक हो गया, इधर जो रहेगा आंख के तरफ वो नेत्रिका होगा। कहते हैं सर
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के बाद आवर्धन क्षमता बढ़ती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है -L/FO 1 + D/FE। कभी नहीं पूछता है ये सब। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता घट जाती है और खगोलीय नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता का मान बढ़ जाता है। बट ये सब कभी आपको एग्जाम हॉल में नहीं मिलेगा। तो आप कहिएगा तो काहे लिखा है? तो सर आप एक बार रफली देख लीजिए, ये आपको एग्जाम हॉल में नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो डेटा हम आपको लिखाए हैं मेरे दोस्त, यहां से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अनाधून क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरल में 1, पार्थिव में 3, बादबाकी में 2, सब में उत्तल, गलियों में उत्तल अवतल दोनों, सब में काल्पनिक बड़ा, 1 और 3 तो सीधा, 2 और 4 तो उल्टा। 40 क्वेश्चन यहां से बनेंगे अगर आप बना पाते हो तो। इसके बाद हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m/FO/FE। पार्थिव दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है और नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ने से घट जाती है। ई बढ़ेगा तो ई भी बढ़ जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, ई घटेगा तो ई बढ़ जाएगा क्योंकि माइनस साइन है। पार्थिव का होता है FO/FE, बट ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी, ई पूछेगा सर, एक सरल सूक्ष्मदर्शी का हम दूसरे को फॉर्मूला बताए थे 1 + D/F। एक को बताए थे m = 1 + P × D। अब क्वेश्चन कह रहा है एक सरल सूक्ष्मदर्शी 4 डायोप्टर क्षमता है, यानी पावर दे दिया है 4 डायोप्टर के उत्तल लेंस से बना है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो m बराबर फॉर्मूला लगा लो 1 + P के बदले 4 डायोप्टर हो जाएगा, तो आवर्धन क्षमता निकालना है। D के बदले 25 सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि ये डायोप्टर SI मात्रक है, ये हो जाएगा 0.25 मीटर। ये 2500 का 100 हो जाएगा, यानी 1 का 1 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, m = 1 + D/F। D हो गया 25 सेंटीमीटर, 1/F को हम P लिख दिया, P दिया हुआ है 4, यहां D के बदले 25 सेंटीमीटर नहीं देके मीटर में देंगे, क्योंकि इसलिए मीटर में देंगे क्योंकि ये डायोप्टर में है 0.25, तो आंसर हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन पूछता है। अब एक है चला निकट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष का सवाल तुमसे पूछेगा, तो वहां तुम मामला फंसा दोगे। ध्यान से देखना, निकट दृष्टिदोष एक है दूर दृष्टिदोष। इसका सवाल न्यूमेरिकल पूछता है कि बताओ अगर इतना सेंटीमीटर से अधिक की वस्तु नहीं दिख रही है तो कितना डायोप्टर का चश्मा लगाएंगे तो आंख ठीक हो जाएगा? तो तुमको U पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए, और अगर U और V तुमको पता है, ध्यान देना, अगर U और V तुमको पता है तो P बराबर होता है 1/F। अगर तुमको F पता है तो कितना पावर का लेंस लगाएंगे कि आंख ठीक हो जाएगा ये पता चल जाएगा। और F पता करने के लिए एक लेंस का सूत्र होता है 1/F = 1/V - 1/U, लेंस फॉर्मूला। ध्यान से देखना क्या कहता है, निकट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष में अगर U और V का पता चल गया तो U और V का पता चल जाएगा तो F का पता चल जाएगा, F का पता चल जाएगा तो P का पता चल जाएगा, कितना डायोप्टर का चश्मा लगाएंगे तो आंख ठीक हो जाएगा। तो U और V का पता कैसे चलेगा? निकट दृष्टिदोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, दूर मतलब अनंत, तो यानी वस्तु अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है तो माइनस इनफाइनाइट, वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होती है। अब दूर दृष्टिदोष में निकट की नहीं दिखाई देगी, निकट मतलब निकट यहां की वस्तु नहीं दिखाई देगी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर, अर्थात -25। अभी के लिए कुछ सोचना नहीं है, जो क्वेश्चन में निगेटिव में वह दूरी जो प्रश्न में दिया रहे, वह दूरी जो प्रश्न में दिया रहे, इसमें भी वही करेंगे। निगेटिव में वह दूरी एक को दूरी दे ले रहेगा जो प्रश्न में दिया है। अब अगर तुमको कहता है कि दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, तो दूर की वस्तु नहीं दिख रही मतलब वस्तु दूरी माइनस इनफाइनाइट। अगर कहेगा नजदीक की वस्तु नहीं दिख रही है तो वस्तु दूरी -25। अगर तुम निकट और दूर दृष्टिदोष डिसाइड नहीं भी कर पाते हो, ध्यान देना,
एकदम आराम से। कि निकट दृष्टिदोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती है। निकट दृष्टिदोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती है, इसका मतलब वस्तु अनंत पर है, वस्तु दूरी माइनस इन्फिनाइट। और दूर दृष्टिदोष में निकट की नहीं दिखती, मतलब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी मतलब -25। अब भी के लिए कुछ सोचना नहीं, नेगेटिव में हुआ दूरी जो प्रश्न में दिया हुआ रहे, तो यहां से भी और यू पता चल जाएगा, एफ पता चल जाएगा, एफ पता चल जाएगा, पी पता चल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर डिप्लोमा है तो आपको फिटर पढ़ना होगा। देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है किसी व्यक्ति को 80 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता, 80 तक दिखाई दे रहा है और उससे अधिक दूर उसको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दूर का वस्तु उसको नहीं दिख रहा है, दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है, इसका मतलब u का मान -80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर से अधिक का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वस्तु अनंत पर है, दूर का वस्तु इसको नहीं दिख रहा। हम कहेंगे 10 से अधिक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, और दूर का नहीं दिख रहा है इसका मतलब u बराबर -इन्फिनाइट। एक के वो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, निगेटिव में हुआ दूरी जो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा वो -80 सेंटीमीटर। तो उसे कितनी क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए? पहले तो हम f निकाल लेंगे। 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v - 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v, v हो जाएगा -80 माइनस ऑफ 1/- इन्फिनाइट। इसको सॉल्व कीजिएगा, एनीथिंग बाय इन्फिनाइट इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। अब यहां पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 100 चूंकि सेंटीमीटर में है तो हम बोले थे 100/f करेंगे, तो p इज इक्वल टू 100। अब बाय f का मान हो गया -80 लिख देंगे, ये हो जाएगा 8 × 8 और 2, 8 दूनी 16, 4, 8 × 5 = 40, 1.25 डायफ्टर इज द आंसर। किसी व्यक्ति को 80 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे कितनी क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए? u बराबर -इन्फिनाइट, v बराबर -80, 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/-80 माइनस ऑफ 1/- इन्फिनाइट, f बराबर -80 सेंटीमीटर, p बराबर हो गया, तब यहां से f निकाल लिया तो 100/f हो जाएगा, चूंकि सेंटीमीटर में है 1/f नहीं लगाएंगे, आंसर। अब देखो, वेरी गुड। नहीं, u बराबर -80 नहीं होगा, राजनंदिनी कुमारी गया, u तो -इन्फिनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हम क्या लिखा है तुमको, निकट दृष्टिदोष में u बराबर -इन्फिनाइट होगा। अब तुम लोग को यहो कह देगा कि लड़की की बात पे खाली ध्यान दिए हैं, यो तो कह सकता है, तो हर कोनो ठीक नहीं है। कश्यप पिंटू जी आपके बात पर भी ध्यान है। राकेश कुमार, पब्लिक भाई कुछ कह सकती है, एनीथिंग पब्लिक विल टेल, लेकिन तुम लोग वैसा नहीं है। चलो कम से कम मेरा बात मानता है छोटा सा। निकट दृष्टिदोष में दूर की नहीं दिखती थी, दूर यानी वस्तु दूरी -इन्फिनाइट, और दूर दृष्टिदोष में निकट की नहीं दिखती वस्तु दूरी -25। अब भी निगेटिव में हुआ दूरी जो प्रश्न में दिया रहे, यहां भी निगेटिव में हुआ दूरी जो प्रश्न में दिया रहे, जो प्रश्न में दिया रहेगा उसके पीछे निगेटिव लगा देंगे, वही भी हो जाएगा। तो देखो यहां भी आते हैं, किसी शिक्षक को 40 सेंटीमीटर यानी भी जो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा वो भी हो जाएगा। अब कह रहा 40 सेंटीमीटर से निकट यानी 40 तक दिख रहा है, उससे निकट नहीं दिख रहा, मतलब वस्तु नजदीक में है जो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है, इसका मतलब u बराबर -25 सेंटीमीटर, इसका मतलब u का मान -25 सेंटीमीटर होगा। अब यहां से फॉर्मूला लगा देंगे, कहता है कितनी क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u हो जाएगा। यहां से 1/f इज इक्वल टू लगा देंगे, 1/v, v का मान दिया हुआ है -40 माइनस ऑफ 1/u -25, इसको सॉल्व कर लेंगे, f निकाल लेंगे, यहां से एलसीएम लोगे 200 आ जाएगा, 200 लोगे तो -5 माइनस प्लस हो गया, प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 3/200, f इज इक्वल टू 200/3। यहां से p निकालेंगे, इस सेंटीमीटर हो गया, तो p निकालेंगे तो 100/f यानी p इज इक्वल टू हो जाएगा 100/200/3, e0 गेलो 3/2, p इज इक्वल टू +1.5 डायफ्टर इज द आंसर। हाईलाइट पूरा कर देंगे सर। v इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप कहोगे कि 40 से निकट का नहीं दिख रहा है, मतलब निकट का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब u का मान -25 सेंटीमीटर होगा।
ठीक है, हम सर समझ रहे थे, आप लोग बोल रहे थे कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए देखो कल सैटरडे था तब भी हम क्लास लिए हैं, आज संडे था, आज 2 टाइम क्लास ले रहे हैं, सुबह भी लिए और अभी भी ले रहे हैं। ठीक है, एकदम स्लो स्लो हम आपको सर पढ़ा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ जानने योग्य बातें हैं सर जो आपको याद रखनी होगी। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा की दर 4 गुना 10⁻26 जूल पर सेकेंड है। जैव प्रकाश स्रोत मतलब वो प्रकाश का स्रोत जो जैविक है, जैसे जुगनू, ऐसे जीव, ऐसा जीव, जैव प्रकाश स्रोत जिसमें जान हो और जो प्रकाश देता हो, जैसे जुगनू, ऐसा जीव जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जैसे जुगनू, ये जैव प्रकाश स्रोत है। चंद्रमा, अब एक होता है प्रदीप्त पिंड, एक होता है अप्रदीप्त पिंड। पिंड 2 प्रकार के, एक प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। कुछ बच्चों का सर ट्रेड का क्लास था और नहीं हो पाया स्टार्ट, तो हम इंतजार में थे कि खुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमने सर उसको अभी तक नहीं हम उसमें क्लास ले रहे थे, तो बच्चों ने सर ये बोला कि सर ने हमसे पैसा ले लिया, ठग लिया। इतना गंदा आदमी नहीं है यार, हम काहे टेंशन ले रहा। कल से सब क्लास चलेगा 9 बजे। जिन लोगों ने कोई भी कोर्स खरीदा है उनका 9 बजे क्लास है, खाली मैथ फाउंडेशन 11 बजे से। ठीक है, कल से साइंस 9 बजे से, आप लोगों का भी 9 बजे से है। आप लोगों को भी फाउंडेशन में ही पढ़ा देंगे, कंप्लीट फुल डिटेल में। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही स्टार्ट कर देंगे जिन लोगों ने साइंस फाउंडेशन लिया है, और इसमें भी पढ़ा देंगे। एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब होता है जो चमकेगा, अप्रदीप्त का मतलब हुआ नहीं चमकेगा। जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो, या यूं कहें, इसको अगर हम थोड़ा सा और अलग तरीके से डिफाइन करें जिसमें आपको डाउट नहीं होगा, प्रदीप्त जिसका खुद का प्रकाश हो, जिसका कुछ याद करने वाले अब पॉइंट्स हैं, खुद का प्रकाश हो। अप्रदीप्त जो दूसरे से प्रकाश लेकर चमकता हो, दूसरे से प्रकाश लेकर चमकता हो। अरे यार देवराज, केमिस्ट्री कब से चालू होगा? केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, तुम केमिस्ट्री कब से चालू होगा बोल रहे हो? एक खाली मानव निर्मित पदार्थ बचा हुआ है, उसको हम अलग से कर देंगे। पीरियोडिक टेबल हम सर सारा यूट्यूब पे पढ़ा है, सारे बच्चों ने पढ़ा है, 1,20,000 बच्चों ने पढ़ा है, जिसमें शायद तू नहीं होगा। अब बाकी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हम पढ़ा दिए, आप चेक कर लो। देखो, प्रदीप्त पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिसका खुद का प्रकाश हो, जैसे सूर्य। और प्रदीप्त पदार्थ वो पदार्थ है जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो, दूसरे से लेकर चमकता हो, जैसे चंद्रमा इस सूर्य से प्रकाश लेकर चमकता है। तो कहते हैं मेरे दोस्त, बुक में आगे पीछे होगा, देख लो, बुक में शायद आगे पीछे होगा, बुक लाके देना था नहीं विज्ञान का। कहता है चंद्रमा एक अप्रदीप्त पिंड है क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अजैव प्रकाश स्रोत हो गया सर जुगनू। उसके बाद हम लोग चलते हैं सर प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? कुछ पॉइंट्स है सर जो आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्टिकल फाइबर सर बुक में भी होगा, आगे पीछे हो सकता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, ये चला है, ये है बुक में। एक पॉइंट, 2 पॉइंट इसमें मिसिंग है जो कि इसमें नहीं है। एक तुम्हारा देखो, तीसरा पॉइंट है चंद्रमा एक अप्रदीप्त पिंड है। चौथा पॉइंट है तुम्हारा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या कण प्रकृति के आधार। कॉम्पटन का मतलब है कण होता है। एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा दिए ना भाई गुड्डू सिंह जी। सूर्य के प्रकाश पहुंचने में 500 सेकंड यानी 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ये 5 पॉइंट्स हैं। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है मेरे दोस्त? अभी जितना भी डिजिटल इंडिया मिशन के तहत काम हो रहा है सब ऑप्टिकल फाइबर का काम है टोटल।
अब यह है क्या, इसमें सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता है और 100%, 100% प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है, इसमें कोई लॉस नहीं होता। अभी जितना भी डिजिटल इंडिया मिशन के तहत तार बिछाए जा रहे हैं सब ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर के तहत सारे तार बिछे जा रहे हैं, जिसके कारण कोई लॉस नहीं होगा। यानी जो इंटरनेट का स्पीड है वो तुमको 10 गुना ज्यादा मिलने वाला है। बफरिंग की समस्या नहीं होगी, जो आप लोग कमेंट्स करते हैं बफरिंग बफरिंग बफरिंग, नहीं होगा। 100% एक जगह से दूसरे जगह प्रकाश ऊर्जा को भेजा जा सके। यहां से अमेरिका भी भेजना होगा तो जरा सा भी लॉस नहीं होगा। इसी को हम ऑप्टिकल फाइबर, ये जितना बिछ रहा है सर देख रहे होंगे जमीन के अंदर मोटा मोटा पाइप लेके डाला जा रहा है, वो सब ऑप्टिकल फाइबर है। उसका अगर हम सर व्यास की बात करें या उसके अपवर्तनांक की बात करें तो उसका अपवर्तनांक 1 से 1.5 तक होता है और इसके व्यास इसका इतना पतला होता है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर के रेंज का इसका व्यास होता है। बहुत पतला पतला तार होता है ऑप्टिकल फाइबर में। ये इसका उपयोग दूर संचार में करते हैं। इसका उपयोग कहां करते हैं? दूर संचार में करते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है सर प्रकाश ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह भेजना। हाँ, सीतामढ़ी वाले पे भी ध्यान दे रहे हैं, बाप रे एकदम स्पेशल। वैसे तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तकनीक द्वारा किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। ऐसी ही एक युक्ति है प्रकाशीय तंतु। मेनली तुमको यह पूछता है कि प्रकाशीय तंतु में किस घटना को अंजाम दिया जाता है, इसको हाईलाइट कर लो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कुछ याद करने वाले पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग याद रखेंगे। देखो यही है ऑप्टिकल फाइबर। इसमें प्रकाश को उसकी तीव्रता या ऊर्जा में बिना किसी हास के 100% कोई हास नहीं होगा, क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। यह जो ऑप्टिकल फाइबर अभी बिछ रहा है, प्रकाशीय तंतु में तंतुओं की का व्यास की कोटि 10⁻⁴ सेंटीमीटर पतला होता है, यह बहुत पतला होता है। प्रकाशीय तंतु के चारों तरफ लगे पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है 1 से 1.5 होता है। ये सब नहीं पूछेगा तुमको, लेकिन ये पूछेगा नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, यह क्वेश्चन पूछता है। प्रकाशीय तंतु द्वारा प्रकाश को प्रेषित करने में किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? तो अभी जस्ट पढ़ाए थे सर कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होगा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा और आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा। कल की क्लास में हमने पढ़ाया था, परसों की क्लास में कहता है तंतु में आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण से अधिक होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। फिर कहता है सूर्य की किरणों का तीव्रता एक्टियोमीटर से मापा जाता है, तुमको याद रखना होगा। टेलीविजन में तुम जानते हैं प्राथमिक रंग होता है कौन कौन, लाल, हरा और नीले रंगों का प्रयोग विभिन्न रंग प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। पेंटिंग रंगों में प्राथमिक रंगों के तौर पर किसका प्राथमिक रंगे है? चला लाल, हरा और नीला, हम थोड़ा बताए थे, ऐसे याद करो। बीच में श्वेत होगा, लाल में नीले, पिकॉक को हरा पिला दूं, याद होगा तुमको। लाल, नीला और हरा ये 3 प्राथमिक रंग है। टेलीविजन में, पेंटिंग में, सब जगह इसी का प्रयोग होता है। एसिड बेस सॉल्ट पहला ही चैप्टर हुआ था। चला छोटे रंगीन टुकड़ों वाले, ये तुम एक देखा होगा कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है? चला जब बचपन में तुम देखता होगा खिलौना वगैरह की दुकान में ऐसे देखता होगा ना, ऐसे ऐसे करता होगा तो खूब चमकता होगा, उसी को कैलिडोस्कोप कहते हैं। उसमें समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, बहुरंगी कहते हैं इसको। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए बहुरूपदर्शी कैलिडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। धूप के छाता में ऊपर के सतह श्वेत रंग का होना चाहिए, जबकि होता नहीं है। ऊपर में देखना जितना भी छाता है सब ऊपर में काला होता है, लेकिन होना चाहिए श्वेत, ताकि सारे प्रकाश को लौटा दे। पानी में हवा का ई सर हम अलग अभी तुरंत पढ़ाने वाले हैं। ये टॉपिक, ये एक टॉपिक है जो अभी तुरंत लास्ट टॉपिक यही है, कैसा दिखता है पानी में हवा का बुलबुला और कैसा प्रतीत होता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था, याद रखना होगा। किसी तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है, जैसा ताप होगा वैसा रंग होगा। नीला प्रकाश का तारा सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है और इसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। नीला रंग का जो प्रकाश होता है इसका सबसे अधिक गर्म होता है और तारे का रंग उसके ताप का सूचक है, यह आपको याद रखना होगा। फोटोग्राफिक फिल्म में सब जानता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, AGBR।
फोटोग्राफिक प्रयोग में प्रयुक्त हाइपो के रूप में सोडियम थायोसल्फेट, ये हाइपो का फॉर्मूले होता है सोडियम थायोसल्फेट। देखो अगर तुमको फोटोग्राफी कहे ना तो फोटोग्राफी मतलब दुए को चीजें तो आंसर आना चाहिए दिमाग में, एक AgBr और एक हाइपो। हाइपो क्या है? हाइपो है चला सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है सोडियम थायोसल्फेट का, इतने रहेगा। तुमको क्वेश्चन पूछेगा बताओ सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में किसका उपयोग करना है, सिल्वर ब्रोमाइड या हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट का। ये कुछ याद करने वाले पॉइंट्स हैं जो तुमको ध्यान में रखने चाहिए। फिर माध्यम बदलने पर फोकस दूरी और क्षमता का बदलना ध्यान देना। चला अगर कोई ये लेंस है, मान लेते हैं चला नरेंद्र कपानी ने सर ऑप्टिकल फाइबर का खोज किया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर उसका व्यास होता है, अपवर्तनांक 1 से 1.5 होता है। जेड जॉनसन ने सरल सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था, किसी तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। बस 10 मिनट में सर इसको हम कंप्लीट कर देंगे। मान लेते हैं माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें लेंस डूबा हुआ है μm है, और लेंस का अपवर्तनांक जो लेंस है उसका अपवर्तनांक μl है। माध्यम जिसमें लेंस डूबा हुआ है μm है और लेंस का अपवर्तनांक μl है। 3 कंडीशन हो सकता है, या तो पहला कंडीशन कि μm इज ग्रेटर देन μl हो, एसिड बेस सॉल्ट पहले ही चैप्टर है, या तो μl इज ग्रेटर देन μm हो, या μl इज इक्वल टू μm हो, या μl इज लेस देन μm हो। ये 3 कंडीशन हो सकता है, किताबे के ऑर्डर में हम लिख दिए। 3 कंडीशन क्या क्या होगा, या तो μl इज ग्रेटर देन μm हो, यानी लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो माध्यम का अपवर्तनांक कम हो, या लेंस का अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक बड़ा हो, या लेंस का अपवर्तनांक कम हो माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो। इस कंडीशन में क्या होगा, तीनों कंडीशन अलग अलग है। इस कंडीशन में फोकस दूरी बढ़ जाती है, आप तुम जानते हो P बराबर होता है 1/f। अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घट जाएगी, क्षमता घट जाती है, पावर घट जाता है, और प्रकृति नहीं बदलती। मतलब अगर अवतल होगा तो अवतले होगा, और उत्तल होगा तो उत्तले होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, फोकस दूरी 0 हो जाती है। अब फोकस दूरी 0 हो जाएगा तो फोकस दूरी अनंत हो जाता है, फोकस दूरी अनंत हो जाता है। फोकस दूरी अनंत हो जाएगा तो एनीथिंग बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, पावर हो जाता है 0। अब पावर जब 0 हो जाएगा तो ये लेंस नहीं रहेगा, ये शीशा की तरह, कांच की तरह व्यवहार करेगा। इस कंडीशन में क्या होता है मेरे दोस्त, प्रकृति बदल जाती है। प्रकृति बदल जाती है मतलब अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ध्यान देना नाबोध जी। 3 कंडीशन है, μl ग्रेटर देन μm हो, μl इज इक्वल टू μm हो, μl इज लेस देन μm हो। अगर μl यानी लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, फोकस दूरी बढ़ेगा, क्षमता घटेगा, चूंकि ये बढ़ेगा तो घटेगा, प्रकृति नहीं बदलेगा। अगर दोनों बराबर होगा तो फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा, ये शीशा की तरह व्यवहार करेगा। अब μl अगर छोटा हो, μm बड़ा हो तो प्रकृति बदल जाती है, यानी उत्तल अवतल की तरह, अवतल उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। देखो माना कि लेंस का अपवर्तनांक μl है, माना कि माध्यम का अपवर्तनांक μm है। अगर μl इज ग्रेटर देन μm हो तो लेंस की फोकस दूरी, पहला कंडीशन, फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसकी क्षमता घट जाती है, स्थिति लेंस की प्रकृति अपरिवर्तित रहती है। अगर दोनों बराबर होगा, इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है तथा इसकी क्षमता घटकर 0 हो जाती है। इस स्थिति में लेंस कांच के टुकड़े की तरह व्यवहार करता है तथा ऐसे द्रव में लेंस को डुबोने से लेंस दिखाई नहीं देता, क्योंकि कांच का टुकड़ा पानी में दिखाई नहीं देता है। तीसरा कंडीशन है, इस कंडीशन में सर प्रकृति बदल जाएगी। इस स्थिति में प्रकृति विपरीत हो जाएगी, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है, अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ यही लाइन पूछेगा। हीट एंड टेम्परेचर का पूरा न्यूमेरिकल करवा दिए हैं सर, क्यों इल्जाम लगाते हो हम पर। सर ये आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि पानी में हवा का बुलबुला कैसा दिखाई देता है, दिखता कैसा है और व्यवहार कैसा करता है, हमको ये बताइए। जो जैसा दिखता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि वैसा व्यवहार करते हैं ना। सामने यूट्यूब पे कुछ और दिखते हैं, आप पीछे जाइएगा तो कुछ और दिखेगा।
सर अगर हवा का बुलबुला है तो ये ऐसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा तो मतलब उत्तल के जैसा दिखेगा। ये उत्तल लेंस के जैसा दिखता है, देखो ये उत्तल है, अगर ऐसा होगा तो ये अवतल हो जाएगा। तो पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह व्यवहार दिखता है, जो जैसा दिखता है वैसा व्यवहार नहीं करता, तो व्यवहार कैसा करेगा? तो अवतल के जैसा। यही पॉइंट हम 11 नंबर में छोड़े। पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह दिखता है, लेकिन व्यवहार कैसा करेगा? अवतल की तरह। वहां भी आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा दिखता कैसा है तो कहेंगे उत्तल लेंस की तरह, कहेगा व्यवहार कैसा करता है तो कहेंगे अवतल लेंस की तरह। ठीक है। कहता है पानी, यही कारण है कि पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। और दिखता कैसा है? उत्तल लेंस। लिख लो इसी में बढ़ा के, दिखता है उत्तल लेंस की तरह। कहेगा दिखता कैसा है तो कहेंगे उत्तल लेंस की तरह दिखता है। कहेगा व्यवहार कैसा करता है तो कहेंगे अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और एक बच्चा भी बोल रहा था कि सर इसका वो बता दो फॉर्मूला कि कैसे निकालेंगे। उस पर वैसे सवाल पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी वायु में FA हो तथा माध्यम में FM हो तो ये फॉर्मूला होता है, बट इसका कोई काम नहीं है। आप खाली ये ध्यान में रखो कि वायु में हवा का बुलबुला दिखता है उत्तल के जैसा, लेकिन व्यवहार अवतल के जैसा करता है। जो जैसा दिखता है वैसा व्यवहार नहीं करता। बुलबुला होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा मतलब ये उत्तल होगा, और ये दिखेगा कैसा तो कहेंगे अवतल की तरह। व्यवहार कैसा करेगा? अवतल की तरह। ठीक है। दिखता है उत्तल की तरह, व्यवहार करता है अवतल की तरह। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु की खोज नरेंद्र कपानी ने की। उसका व्यास 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। चंद्रमा अप्रदीप्त है, सूर्य प्रदीप्त है। जैव उजाला का स्रोत जुगनू है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में नहीं, 8 मिनट 20 सेकंड में आता है। 500 सेकंड जिसको आप कह सकते हैं। और सरल सूक्ष्मदर्शी का खोज जेड जॉनसन ने किया था। हम बोले थे सरल में एक, संयुक्त पार्थिव में 3, बाद बाकी में 2, सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। सब में काल्पनिक बड़ा 1 और 3 रहेगा सीधा, 2 और 4 रहेगा तो उल्टा। याद है? किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवन कहलाता है। प्रकाश किसी खास दिशा में चला जाता है, ध्वनि नहीं जाता, इसलिए प्रकाश के साथ ध्रुवन होता है, ध्वनि के साथ नहीं होता है। व्यतिकरण, एक दूसरे पर चढ़ जाना, सुपर इंपोज करना व्यतिकरण कहलाता है, इसीलिए कभी कभी चमकता है। जल पर फैला मिट्टी का तेल, साबुन का बुलबुला। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता। तो दूर का नहीं दिखेगा तो u का 1 माइनस इनफाइनाइट, नजदीक का नहीं दिखेगा तो u का 1 माइनस 25, और 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से f निकाल लेंगे, f निकाल के p निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है। 4100 प्लस का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कल 11 बजे से स्टार्ट होगा, कल 11 बजे से होगा, मंडे टू फ्राइडे में 11 बजे से होगा। अब सर हम आते हैं जिनका जो शेड्यूल है, तो अगर आप लोग इजाजत दीजिएगा, चूंकि आप लोगों के पास अभी टाइम है, तो हम सोचे कि आगे का जो 3 चैप्टर है, एसिड बेस सॉल्ट चला पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। नहीं होगा तो आपके प्लेलिस्ट में तो हम डलवा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं मिल रहा है 2 दिन के बाद खोज लीजिएगा, मिल जाएगा। अब देखो सर जो भी ऑफलाइन, हम सारा डाउट आपका क्लियर करते हैं। जो लोग ऑफलाइन क्लासेस लिए हुए हैं वो वेट करेंगे खुलने का, या आप हमारे यहां फोन कर लीजिए, आपका ऑफलाइन को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, जिनका भी सर एएलपी का क्लास है, या जीडी का क्लास है, या साइंस स्पेशल क्लास है, जिनका भी स्पेशल अभी आप लोगों ने इस बैच को परचेज किया है, उनका कल क्लास हम लेंगे। और जिनका इस बैच में एडमिशन है उसको भी अगर आपकी इजाजत होगी तो हम इलेक्ट्रीशियन, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, मॉडर्न, अगर आपकी इजाजत होगी तो सारे बच्चे अगर यस करेंगे,
एक टाइप करेंगे तो हम इसको फाउंडेशन में पढ़ा देंगे, और फाउंडेशन में पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन भी डिस्कस कर देंगे। ये 3 चैप्टर का बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इसके बाद पढ़ाएंगे, मैग्नेट और मॉडर्न, ये 3 चैप्टर का अगर आपका आदेश होगा तो हम फाउंडेशन बैच में कल से आपको पढ़ा देंगे, और फाउंडेशन वालों को भी चूंकि हमको पढ़ाना है तो एक ही साथ पढ़ा देंगे। अगर आप कहिएगा नहीं सर हमको सिर्फ थ्योरी पढ़ा दीजिए, तब अलग टाइम में आपको पढ़ा देंगे, जैसा आप कहिएगा। सर पानी के बुलबुले में कोई गैस नहीं रहता सर, वायुमंडलीय गैस रहता है। अगर आप कहिएगा फाउंडेशन के साथ पढ़ाएंगे तो सर आपको फायदा यह होगा कि इलेक्ट्रिकल या मैग्नेट और मॉडर्न जो 3 चैप्टर आपका बचा है उसका क्वेश्चन भी डिस्कशन हम ही करवा देंगे। और अभी एग्जाम है नहीं तो उतना फास्ट पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, धीरे धीरे पढ़ा देंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ा देंगे कि आपको दिक्कत ना हो। तो जैसा आपका आदेश हो, कंप्लीट हम आपको सर फाउंडेशन के साथ सब क्वेश्चन भी डिस्कशन हम ही करवाते हैं। तो अगर आप लोग एक टाइप करेंगे तो फाउंडेशन के साथ ये तीनों चैप्टर, कल से हम जो ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल से, और आपको भी साथ में पढ़ा देंगे, तो कंप्लीट आप फाउंडेशन का मजा ले पाइएगा जैसा आपका आदेश होगा। तो कल जिन बच्चों का भी क्लास है कल वो मिलेंगे, उनका शेड्यूल हम जारी कर दिए हैं। 9 से 10 में एएलपी का जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है, जीडी का जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है, साइंस का जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है, ट्रेड का जैसे चलता था एमडब्ल्यूएफ में चलता था फिटर और टीटीएस में चलता था इलेक्ट्रीशियन, वैसे ही चलेगा कल से, यानी कल फिटर वालों का क्लास होगा। और आप लोगों का आदेश होगा ये 3 चैप्टर हम फाउंडेशन के साथ पढ़ा देंगे इस बैच के साथ। इस बैच का फी बहुत ज्यादा है लेकिन पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको भी थोड़ा ज्यादा पढ़ाने का मौका मिल जाएगा और आप लोग भी ज्यादा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा गरीब के लिए दुआ भी कर लीजिएगा। तो कल से हम लोग मिलते हैं 9 बजे। जिनका भी जो जो कोर्स है वो 9 बजे सर मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस साइंस का बुक आ चुका है ऑलरेडी, आप लोग सर ले सकते हैं। 60 सेट है, उसमें 60 सेट है। प्रैक्टिस साइंस प्रैक्टिस आ चुका है जिसमें 60 प्लस सेट है और 15 प्लस टेस्ट योर सेल्फ का जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो एकदम महा वीवीआई जो बार बार पूछा जाता है, उसके 400 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलग से दे दिए गए हैं, जिसको आप टेस्ट करके बना सकते हैं कि आपका सर कितनी अच्छी आपकी तैयारी है। और जिन लोगों का सर जो भी क्लास है वो अपना अपना क्लास अभी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे और सबके अपने अपने कोर्स जो जो आप खरीदे हैं उसमें आपका वीडियो आ जाएगा। अभी हम तुरंत वीडियो बना रहे हैं, सबका उसमें अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कल 9 बजे मिलते हैं सर, जिन लोगों ने जो जो कोर्स खरीद के रखा है, और आप लोग को फाउंडेशन के साथ ही पढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रीशियन वालों का जैसे चलता था एमडब्ल्यूएफ टीटीएस में फिटर और इलेक्ट्रीशियन, एमडब्ल्यूएफ में फिटर था ना और टीटीएस में इलेक्ट्रीशियन, वैसे ही कल से चलेगा। एएलपी वालों का कल पहला क्लास 9 बजे है, एसएससी जीडी वालों का पहला क्लास 9 बजे है, साइंस फाउंडेशन वालों का भी एकदम कंप्लीट डिटेल में सर हम आपका पढ़ा देंगे सारे बच्चों को। एएलपी, अच्छा एएलपी में कैसे बदले सर, ट्रेड का बैच लिए वो कल हम बता देंगे सर आपको। थैंक यू वेरी मच।